कल क्वेश्चंस दिए थे मैंने तुम लोगों को, कर लिए तुम लोगों ने? यू हैव सॉल्व्ड? बोलो बच्चों, कहाँ हो? बोल नहीं रहे, बताओ। क्वेश्चंस दिए थे, किए सॉल्व? अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे होमवर्क वाले। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या था? यू हैव टू फाइंड द मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करनी थी। मोल फ्रैक्शन दिया था मेथनॉल का सॉल्यूशन में 0.4 और डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी गिवन थी? 1.1 ग्राम पर ml। यही था क्वेश्चन। बताते रहो मुझे, यस के लिए y, नो के लिए n, फटाफट बताया करो। ठीक है, तब हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। कल हमने देखा था मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है तो मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे? देखो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, NB लिख दो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, उसमें सिर्फ वेट्स इन्वॉल्व है, तो मैं वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करने जा रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। हमारे पास है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो गया बच्चों? मास, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन डेंसिटी। मैं इसे W से रिप्रेजेंट कर देती हूँ वेट को, वरना स्मॉल m से मोलैलिटी रिप्रेजेंट करते हो ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम, तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। क्लियर है इतनी बात? ये डेंसिटी ग्राम पर ml में है, वेट ग्राम में है, तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए? ml में। ठीक है, तो यहाँ NB अपॉन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो ऊपर क्या होगा? 1000। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो ml में है, इसकी जगह हमने रख दिया वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, और इनटू 1000 तो है ही। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस? बताओ मुझे, एक बार देख लो, प्लीज रिपीट। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो ऊपर गया 1000, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हमने रख दिया वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इधर, ये NB इंटू D इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन किसका सम होएगा? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इजंट इट? बोलो, क्लियर है इतनी बात? अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? वेट बाय मोलर वेट, या नहीं? तो वेट सोल्यूट का चाहे सॉल्वेंट का किसके इक्वल होएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट, या नहीं? बताओ मुझे, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मोलर वेट, तो वेट किसके इक्वल हुआ किसी भी कंपोनेंट का? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट। ओके, तो ये चीज हो गई। तो पुट करो जरा, वेट की जगह नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट।
वेट ऑफ सोल्यूट की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर वेट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ठीक है। ये एन बी यहां है, इसका मतलब इसे यहां से हटा के इसके अपॉन में लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर के अपॉन में लिखा जा सकता है। तो देखो d इंटू 1000 अपॉन एन बी अपॉन एन बी इंटू एम बी प्लस एन ए अपॉन एन बी इंटू एम ए। ठीक है, ये क्या बन गया? d इंटू 1000 अपॉन एम बी प्लस एन ए बाय एन बी क्या होता है बच्चों? एन ए बाय एन बी इज एक्स ए बाय एक्स बी। ठीक है, तो आ गया एक्स ए बाय एक्स बी इंटू एम ए। अब एक्स बी ले लो एलसीएम, यहां जाएगा एक्स बी, फिर दोनों के अपॉन में एक्स बी, जिसे ऊपर लिख सकते हैं। बताओ समझ में आ रही है बात? तो वापस कर दिया हमने, एक्स बी जिसका था उसे दे दिया, अपॉन एक्स बी एम बी प्लस एक्स ए एम ए। ये आ गया मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, वेयर वी रिप्रेजेंट्स सोल्यूट एंड ए रिप्रेजेंट्स सॉल्वेंट। बताओ क्लियर है? बट मैम वाई एक्स मतलब एक्स इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शंस का रेशो इक्वल टू उनके मोल्स का रेशो, याद है? तो मोल्स के रेशो की जगह मोल फ्रैक्शन का रेशो पुट कर दिया। देखो ये जो एन बी यहां है, इसे मैं यहां से हटा के इसके अपॉन में लिख दूं, लिख दिया। ये क्या बना? एम बी। ये एन ए बाय एन बी, मोल्स का रेशो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन का रेशो। ठीक है, एक्स बी लिया एलसीएम, यहां आया एक्स बी, अपॉन में एक्स बी वापस यहां पहुंचा दिया। अब फाइंड करो मोलैरिटी, ये नोट करो और मोलैरिटी फाइंड करो। डन, फाइंड की मोलैरिटी, फाइंड करो। क्या आ रहा है आंसर? व्हाट इज द आंसर? बताओ। 27.9। तो ये कितना आ रहा है भाई? 0.4, और ये हो गया इसका मोलर वेट 32 प्लस एक्स ए कितना 0.6 हो गया, और एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है 18। सॉल्व कर लो इसे, कितना आ रहा है बताओ मुझे, सॉल्व करो बताओ। 27.9 14.67। चेक कर लो, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। 18.6 27.9 आ गया। चलो चेक कर लेना, 18.6 आ रहा है मेरे ख्याल से, 18.6 मोलर। चलो सॉल्व कर लेना, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना।
अब देखो इधर हमारे पास मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन आया था XB इंटू 1000 अपॉन XA इंटू मोलर मास ऑफ A, और मोलैरिटी इक्वल टू आया है XB इंटू 1000 इंटू D। ठीक है, ऊपर D और आ गया और नीचे XAM तो एज इट इज ही है और साथ में XBM भी और आया है ऐड। ठीक है, ये दो रिलेशन हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन मोलैरिटी गिवन थी कितनी? मेरे ख्याल से 4 मोलर सोल्यूशन, 3 मोलर। अच्छा, 3 मोलर सोल्यूशन किसका? 3 मोलर सोल्यूशन NaOH का, NaOH का 3 मोलर सोल्यूशन NaOH का। और डेंसिटी थी सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml और फाइंड करनी है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी। अब देखो 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 3 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर यानी कि 1000 ml सॉल्यूशन। इतनी बात सबको क्लियर है? 3 मोलर NaOH मतलब 3 मोल्स इन 1 लीटर यानी कि 1000 ml सॉल्यूशन। लेकिन हमें फाइंड करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, मोल्स तो है हमारे पास 3, बट हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करें वेट ऑफ सॉल्वेंट? 1000 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कितनी है डेंसिटी? 1.2। वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml। तो वेट कितना आ गया बच्चों? 1200 ग्राम सॉल्यूशन का वेट। ठीक है, 1200 ग्राम हो गया सॉल्यूशन। नाउ सोल्यूट 3 मोल, मोल इक्वल टू वेट बाय मोलर वेट, मोल्स इक्वल टू वेट बाय मोलर वेट। ठीक है, कितने हैं? 3 मोल, वेट पता नहीं मुझे, और मोलर वेट कितना है NaOH का? 40, तो वेट कितना आ गया? 120। 120 सोल्यूट, तो सोल्यूशन माइनस सोल्यूट कर दो, 1080 ग्राम, 1080 ग्राम और ऊपर गया 1000। सॉल्व कर लो, बताओ समझ में आई बात या नहीं? मोलैरिटी से मोलैलिटी फाइंड करनी है। मोल्स हमारे पास हैं, हमने क्या किया? सॉल्यूशन के वॉल्यूम से सॉल्यूशन का वेट फाइंड कर लिया। ठीक है, और सोल्यूट के मोल से सोल्यूट का वेट फाइंड कर लिया। वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग दिस? डन। 2.77। सॉल्व कर लेना बिना कैलकुलेटर के। अब देखो मोलैरिटी से मोलैलिटी कैसे फाइंड करें मैंने तुम्हें सिखा दिया, लेकिन मोलैरिटी और मोलैलिटी का हम रिलेशन भी देख सकते हैं। नोट कर लिया सबने?
रिलेशन भी तुम्हें बता देती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम उस रिलेशन को याद रखो या जैसे सॉल्व अभी करवाया वैसे सॉल्व करो। ठीक है, देखो इधर मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट है तुम्हारे पास ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्वेंट है अगर ग्राम में, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर गया 1000, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये ग्राम पर एमएल, ये ग्राम में तो वॉल्यूम एमएल में। ठीक है, तो वेट इक्वल टू आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, रिमेंबर एमएल में है। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम पर एमएल, तो ये एमएल माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मोलर वेट, तो वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट। ठीक है, तो वेट की जगह नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट। क्लियर? अब मैंने क्या किया, पहले बताओ इतनी बात समझ आ रही है? मैं रिलेशन बता रही हूँ मोलैलिटी और मोलैरिटी का, तुम्हारी मर्जी, रिलेशन तुम याद रखो उससे सॉल्व करो मोलैलिटी को, या फिर मैंने अभी सिंपली सॉल्व करके दिखाया था, चाहे वैसे सॉल्व करो। इतनी बात क्लियर है? अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, इधर लिख रही हूं अब। तो देखो इधर मोलैलिटी इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास NB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 1000 अपॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन वॉल्यूम इन लीटर माइनस NB इंटू MB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो ये क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी। ठीक है, इंटू 1000 अपॉन ये वॉल्यूम ml और ये वॉल्यूम लीटर। ठीक है, वॉल्यूम लीटर क्या होता है, वॉल्यूम ml क्या होता है, वॉल्यूम लीटर इंटू 1000। तो ये आ गया डेंसिटी, इसकी जगह रखा वॉल्यूम लीटर इंटू 1000। ठीक है, तो वॉल्यूम लीटर से वॉल्यूम लीटर कैंसिल, और क्या रह जाएगा, ओनली 1000 माइनस NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर क्या आया, मोलैरिटी, और ये मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। बताओ क्लियर है इतनी बात? So molality is equals to molarity into 1000 upon density into 1000 minus molarity into molecular weight of solute। तो molarity कितनी थी, 3 into 1000 अपॉन डेंसिटी कितनी बच्चों, 1.2 into 1000 माइनस मोलारिटी कितनी, 3, और मोलर वेट कितना, 40। कर लो सॉल्व। लास्ट स्टेप, मोलारिटी इंटू 1000 वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml इक्वल टू होता है वॉल्यूम इन लीटर इंटू 1000। ठीक है, तो यहां रखा वॉल्यूम लीटर इंटू 1000, तो लीटर से तो लीटर कैंसिल आउट, 1000 रह गया, तो डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर वेट। तो देखो 3 इंटू 1000 अपॉन 1.2 इंटू 1000 माइनस 3 इंटू 40। रिलेशन याद रख सकते हो तो रखो ये वाला, वरना मैंने अभी तुम्हें
सिंपल तरीके से करवाया था विदाउट रिलेशन याद रखे भी, मोलैरिटी से मोलैलिटी फाइंड करना, उसमें भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये दिख रहा है ना 1.2 इंटू 1000, ये क्या है वेट ऑफ सोल्यूशन, और ये 3 इंटू 40 क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, क्योंकि ये ग्राम में था तो ऊपर 1000 kg बन गया। समझ में आ रही है बात, दिख रहा है? यही चीज तो की थी, लेकिन तब बिना रिलेशन के की थी पूरा सॉल्व करके, अभी वही दिख रहा है या नहीं? ओके डन। तो मोलैलिटी भी हो गया। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मेलिटी। कर लिया नॉर्मेलिटी। Normality is represented by capital N and it is equal to number of gram equivalents of solute upon volume of solution in liter। ठीक है, मोलैरिटी में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बट नॉर्मेलिटी में क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सो इसकी यूनिट क्या होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू होते हैं वेट, क्योंकि सोल्यूट की बात चल रही है तो वेट ऑफ सोल्यूट आ गया, अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बाकी एज इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और ये इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, अपॉन में आएगा एन फैक्टर तो कहाँ गया ऊपर, बाकी एज इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वेट बाय मोलर वेट, वेट इक्विवेलेंट वेट की जगह मोलर वेट बाय एन फैक्टर, और बाकी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। ये क्या है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, ये क्या बना मोलैरिटी, ये आ गया मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले हो गए नॉर्मेलिटी फाइंड करने के, जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दोगे, फाइंड कर लोगे चीजें। नाउ द थिंग इज कि नॉर्मेलिटी में हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, मतलब एन फैक्टर भी हमें पता होना चाहिए एन फैक्टर क्या है। ठीक है, इतना नोट कर लिया तुम लोगों ने? हाँ टुमारो भी होगी क्लास तुम लोगों की, बता देंगे शाम को। ये नोट कर लिया? अब देखो इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट क्या है इक्विवेलेंट वेट, ये कंपैरेटिव वेट है। इक्विवेलेंट मतलब किसी के इक्विवेलेंट से बात हो रही है ना, मतलब किसी के इक्विवेलेंट होता होगा, इक्विवेलेंट वेट मतलब कंपैरेटिव वेट है ये। मॉलिक्यूलर वेट किसी भी स्पीशीज का कांस्टेंट होता है, बट इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट नहीं होता, इक्विवेलेंट वेट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, वो किसी भी स्पीशीज का रिएक्शन टू रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, किसी भी
एटम का डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हो सकता है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट एक कंपैरेटिव वेट है। कैसे डिफाइन करते हैं इसे? इसे डिफाइन कैसे करते हैं इक्विवेलेंट वेट को? द वेट ऑफ a substance which reacts with or produces 1 gram of hydrogen, 35.5 gram of chlorine, 8 gram of oxygen या 108 gram of silver is known as its equivalent weight. मतलब किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करे या 1 ग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करे, तो वो वेट उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। सिमिलरली अगर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस करे, जितना भी वेट किसी सब्सटेंस का, वो वेट उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। ऐसे ही 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ या 108 ग्राम ऑफ सिल्वर के साथ। ऐसा क्यों? ये बात भी तुम्हें आगे समझ में आएगी, लेकिन अभी इतनी बात समझो, ठीक है? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को जितना वेट किसी सब्सटेंस का प्रोड्यूस करेगा या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से जितना वेट किसी सब्सटेंस का रिएक्ट करेगा, वो वेट उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है। ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों होता है, ये बात भी आगे समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी बस इतनी बात समझो, इस डेफिनेशन की बात समझो। ये समझ में आई डेफिनेशन? और इस डेफिनेशन से तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट वेट कंपैरेटिव वेट है। गर्म पानी चाहिए मुझे। हाँ, और गर्म पानी में ना नींबू है, नींबू भी निचोड़ के लाना। इक्विवेलेंट वेट हो गया ना कंपैरेटिव वेट, किसी से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके वेट जो आ रहा है उसे इक्विवेलेंट वेट कह रहे हैं। रिपीट करो, यही डेफिनेशन लिखी हुई है, इसे ही समझना है अभी बस। वेट किसी भी सब्सटेंस का कितना, जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करे या 1 ग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करे, वो वेट उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। या ऐसी 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ जितना भी वेट किसी सब्सटेंस का रिएक्ट करे या 35.5 ग्राम ऑफ फ्लोरीन को प्रोड्यूस करे, वो वेट उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन और सिमिलरली सिल्वर के साथ। बस अभी इस डेफिनेशन को समझना है, ऐसे डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट वेट को। आ रही है इतनी बात समझ? तो अब जरा एक क्वेश्चन लिखो। कर लिया नोट बच्चों? नोटेड? ओके, एक क्वेश्चन लिखो। 1 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड contains 0.355 gram of chlorine, then find the equivalent weight of metal. एक ग्राम मेटल क्लोराइड है, उसमें 0.355 ग्राम क्लोरीन है, तो तुम्हें मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है। लेट्स सी। एक ग्राम मेटल क्लोराइड है और उसके अंदर क्लोरीन 0.355 है। 1 ग्राम मेटल क्लोराइड और उसके अंदर 0.355 ग्राम ये मेटल क्लोराइड का वेट है और ये उसके अंदर प्रेजेंट क्लोरीन का वेट है।
तो मेटल का वेट कितना आ गया बच्चों? मेटल कितनी आ गई? 0.645 ग्राम मेटल। पहले तो इतनी बात बताओ, इतनी बात समझ आई? 1 ग्राम मेटल क्लोराइड है और उसके अंदर 0.355 ग्राम क्लोरीन है, तो भाई उसके अंदर मेटल कितनी हुई? 0.645 ग्राम। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.355 ग्राम क्लोरीन ने रिएक्ट किया था कितने मेटल के साथ? 0.645 ग्राम मेटल के साथ, तब वो मेटल क्लोराइड बना। तो फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने मेटल से रिएक्ट करेगी? बताओ। तो कितना आएगा? 64.5 ग्राम। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 64.5 ग्राम। बताओ, समझ में आ रही है बात? डेफिनेशन का मतलब यही तो था कि 35.5 ग्राम क्लोरीन से जितना मेटल रिएक्ट करेगा, जितना सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, वो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो तुम्हें यही तो चेक करना है, 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने ग्राम मेटल से रिएक्ट कर रही है, वो हो गया मेटल का इक्विवेलेंट वेट। बताओ, समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग दिस? भूमि, रिदम समझ आया? चलो, ये नोट कर लिया? ये नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन और लिखो। एक क्वेश्चन और लिखो। एक मेटल ऑक्साइड है, देयर इज अ मेटल ऑक्साइड जिसके अंदर 40% बाय वेट ऑक्सीजन है। देन यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करो। कर लिया बच्चों फाइंड? 12 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 12 आएगा। देखो इधर, मेटल ऑक्साइड है, उसके अंदर 40% बाय वेट ऑक्सीजन है, मतलब अगर 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड है तो उसके अंदर 40 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। तो फिर उसके अंदर मेटल कितनी हुई? 60 ग्राम मेटल। तो इसका मतलब 40 ग्राम ऑक्सीजन तो रिएक्ट करती है 60 ग्राम मेटल से। तो फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मेटल से रिएक्ट करेगी? 60/40 इंटू 8 कितना आ रहा है बच्चों? ये 12 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन दिस मेटल ऑक्साइड। बताओ, समझ में आ रही है बात या नहीं? क्लियर है? ओके, नोट कर लो ये। प्रॉपर नोट्स बनाते रहना साथ के साथ ही, जैसे फिजिकल क्लास में पढ़ते हैं साथ के साथ ही नोट्स बनाना, ठीक है? वैसे ही करना है। इस चक्कर में मत रहना कि रिकॉर्डिंग आएगी फिर देखेंगे दोबारा रिकॉर्डिंग, ठीक है, फिर तब नोट्स बनाएंगे, ऐसे मत करना, टाइम वेस्ट। रिकॉर्डिंग तब जब कोई क्लास छूट जाए बाय चांस, तब रिकॉर्डिंग का यूज करो, ठीक है? अदरवाइज तो जैसे तुम फिजिकली पढ़ते हो, जैसे तुम क्लास में आकर पढ़ते हो, वैसे ही पढ़ाई करो, साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करने, साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है? टाइम वेस्ट करने मत लग जाना कि एक बार क्लास अटेंड की, पूरे कंसंट्रेशन से अटेंड ही नहीं की, फिर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, फिर कभी कुछ आगे रिवाइज करना है तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। जैसे क्लास अटेंड करते हो फिर जाके रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही करना है। क्लास अटेंड की, फिर उसके बाद रिवाइज एंड प्रैक्टिस। रिकॉर्डिंग मत देखते रहना रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए अपनी नोटबुक से रिवाइज करो, ठीक है?
आ रही है बात समझ में? ओके डन। तो इक्विवेलेंट वेट ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, तो वो एन फैक्टर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत से केसेस में हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना पड़ेगा, कैसे? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग तरीके से फाइंड किया जाता है। एन फैक्टर फाइंड करना सीखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स का, एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स होता है उनकी वैलेंसी, जो तुमने 9th या 10th क्लास में सीखा था। वैलेंसी ग्रुप देखते थे उसके अकॉर्डिंग कि कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे या गेन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी। वही बात हो रही है कि एलिमेंट्स का एन फैक्टर होता है उनकी वैलेंसी। जैसे सोडियम क्या होगा एन फैक्टर बच्चों इसका? बताओ, तुम ही लोग बताओगे। 1, वेरी गुड। कैल्शियम क्या होगा एन फैक्टर? 2। ओ क्या होगा एन फैक्टर? ओ का 2, वेरी गुड। O2 क्या हो जाएगा एन फैक्टर? O2 का 4, गुड। Cl क्या होगा एन फैक्टर? 1। Cl2 का क्या हो जाएगा एन फैक्टर? 2, गुड। हाइड्रोजन क्या होगा एन फैक्टर? 1। H2 क्या होगा एन फैक्टर? 2। सिल्वर का क्या होगा एन फैक्टर? सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ। 1, ठीक है। अब देखो उस डेफिनेशन का मतलब भी समझाती हूँ तुम्हें। डेफिनेशन में कह रहे थे ना 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना वेट किसी एलिमेंट का रिएक्ट करेगा, सब्सटेंस का रिएक्ट करेगा, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। देखो इधर O का एन फैक्टर 2, तो O का इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ? इक्विवेलेंट वेट होता है, अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। एटॉमिक वेट कितना है O का? 16 बाय एन फैक्टर कितना? 2। कितना है इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का? 8। O2 का निकालना इक्विवेलेंट वेट 32 बाय 4 कितना आया? 8। यानी कि 8 जो है वो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8। Cl 35.5 डिवाइड बाय 1 कितना है इक्विवेलेंट वेट? 35.5। या 71 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 35.5। या हाइड्रोजन का देखो 1 बाय 1 कितना आया? 1। या 2 बाय 2 कितना आया? 1। सिल्वर का 108 बाय 1 कितना आया? 108 इक्विवेलेंट वेट। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि उस डेफिनेशन में हम सिल्वर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इनके जो वेट्स की बात कर रहे थे, वो वेट इनके क्या थे? वो वेट इनके इक्विवेलेंट वेट थे। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से किसी दूसरे सब्सटेंस का जितना वेट रिएक्ट करता है, वो वेट उस सब्सटेंस का क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट वेट। बताओ मेरी बात समझ आ रही है? वो डेफिनेशन कैसे बनी, वो डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, वो समझा रही हूं मैं तुम्हें। कि किसी एलिमेंट के या किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से किसी दूसरे सब्सटेंस का जितना वेट रिएक्ट करता है, वो वेट उस सब्सटेंस का क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। क्लियर? तो ऐसे ही सोडियम का भाई इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? 23। कैल्शियम का क्या आएगा? 40 बाय 2 यानी 20।
तो ऐसी सोडियम के 23 ग्राम से किसी का जितना वेट रिएक्ट करेगा वो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। ऐसी कैल्शियम के 20 ग्राम से किसी का जितना वेट रिएक्ट करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। समझ गए? तो कुल मिलाकर किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से किसी दूसरे का जितना वेट रिएक्ट करता है वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो वहां से बना दी हमने डेफिनेशन। ठीक है, मतलब किसी एक का इक्विवेलेंट वेट पता है तो दूसरे का फाइंड कर सकते हो उस कंपाउंड में या उस रिएक्शन में। कैसे? ये पता करके कि भाई इसके इक्विवेलेंट वेट से किसी दूसरे का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है, वो वेट उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। बट एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। लेकिन किसी एक का इक्विवेलेंट वेट हमें पता है किसी रिएक्शन में या किसी कंपाउंड में, तो हम दूसरे का फाइंड कर सकते हैं कंपेयर करके, क्योंकि किसी एक के इक्विवेलेंट वेट से दूसरे का जितना वेट रिएक्ट करता है वो वेट उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होता है। पहले बताओ तुम्हें इतनी बात समझ आई या नहीं? क्लियर है सबको? और किसी को क्लियर नहीं है तो अभी पूछ लो। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा इसमें तुम्हें। ठीक है, डिफरेंट है, बिल्कुल नया है, क्योंकि 9th-10th में तुमने हो सकता है कि मोलैरिटी वगैरह के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, मोल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, लेकिन इक्विवेलेंट वेट या नॉर्मेलिटी के बारे में नहीं पढ़ा था, एन फैक्टर वगैरह के बारे में। तो ये बिल्कुल नया है तुम्हारे लिए, तो थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग दिस? बताते रहो। ओके, ठीक है, तो समझ गए? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो ये हम एन फैक्टर ही सीख रहे हैं। एलिमेंट्स का एन फैक्टर होता है उनकी वैलेंसी। ठीक है, क्लियर? इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर किसी भी सब्सटेंस का, और ये एन फैक्टर ही निकालना हम सीख रहे हैं। अभी जो पिछले क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसमें क्या था कि एक का इक्विवेलेंट वेट पता है तो दूसरे का हम फाइंड कर ले रहे हैं कंपेयर करके, क्योंकि किसी एक के इक्विवेलेंट वेट से किसी दूसरे सब्सटेंस का जितना वेट रिएक्ट करता है वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। ठीक है, वो तो हम फाइंड कर सकते हैं कंपेयर करके। ठीक है, बट एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ही चल रहा है। अब एलिमेंट्स का एन फैक्टर उनकी वैलेंसी। अब देखो सेकंड आयंस का एन फैक्टर ऑफ आयंस। आयंस का एन फैक्टर होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। ठीक है, तो बताओ जरा तुम लोग मुझे, Na प्लस क्या होगा बच्चों एन फैक्टर? बताते जाओ। Na प्लस एन फैक्टर 1, वेरी गुड। Ca प्लस 2 एन फैक्टर 2, O माइनस 2 एन फैक्टर 2, Al प्लस 3 एन फैक्टर 3, Fe प्लस 2 एन फैक्टर 2, नाइट्रेट आयन एन फैक्टर 1, सल्फेट आयन एन फैक्टर 2, कार्बोनेट आयन एन फैक्टर 2, हाइड्रोक्साइड आयन एन फैक्टर 1। समझ गए? ठीक है, तो एन फैक्टर आयंस के लिए होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। नोट कर लो, हो गया? अब देखो सॉल्ट्स, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स। थर्ड सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का एन फैक्टर होता है
टोटल पॉजिटिव या निगेटिव कोई सा भी चार्ज काउंट कर लो, एन फैक्टर पॉजिटिव ही होता है। आ रही है बात समझ में? ये नहीं कि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव कह दिया एन फैक्टर को, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो अगर एन फैक्टर निगेटिव होने लगा तो इक्विवेलेंट वेट तो निगेटिव आने लगेगा, तो वेट थोड़ा निगेटिव होता है। ठीक है, तो एन फैक्टर पॉजिटिव ही होता है, फ्रैक्शन में हो वो बात अलग है, फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा, होगा पॉजिटिव ही। तो निगेटिव साइन मत लगाना कभी एन फैक्टर में। तो सॉल्ट टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज काउंट कर लो, टोटल चार्ज काउंट कर लो सॉल्ट में। सॉल्ट है या कोई भी कंपाउंड है तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज तो बराबर ही होगा उसके अंदर, कोई सा भी चार्ज काउंट कर लो, वही क्या होगा उसका एन फैक्टर। फॉर एग्जांपल NaCl, क्या होगा बच्चों एन फैक्टर? बताओ, NaCl एन फैक्टर क्या होगा? 1। भाई Na प्लस Cl माइनस 1, Na प्लस 1 Cl माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, कोई सा भी चार्ज काउंट कर लो, क्या है 1, तो एन फैक्टर क्या हुआ 1। कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा एन फैक्टर 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, कोई सा भी चार्ज काउंट कर लेते 2, तो एन फैक्टर 2। जो तुम्हें काउंट करना इजी लग रहा है वो काउंट कर लो। तब मैं लिख रही हूँ कुछ सॉल्ट्स, एन फैक्टर फाइंड करो इनके। फाइंड करो एन फैक्टर्स। AlCl3 क्या होगा एन फैक्टर? Al प्लस 3 और ये माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 3 3 एन फैक्टर 3 प्लस 2 माइनस 2 2 प्लस 3 इंटू 2 कितना 6, तो एन फैक्टर 6 प्लस 3 इंटू 2 6। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट पोटाश एलम, एलम फिटकरी, फिटकरी पता है यही होता है फिटकरी, पोटाश एलम। बताओ कितना आ रहा है इसका एन फैक्टर? इसमें एन फैक्टर कितना आ रहा है पोटाश एलम में? 31। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नहीं काउंट करने हैं, सॉल्ट का एन फैक्टर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज इन सॉल्ट। सॉल्ट के पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज से मतलब है, वाटर कोई सॉल्ट थोड़ी है, ये तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं इसके साथ, ठीक है। बट सॉल्ट का एन फैक्टर उसका चार्ज कितना है? +2 और कितना 6, कितना 8। नाउ नेक्स्ट +2 कितना 4, +2 कितना 4। बताओ समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ गया? नाउ एन फैक्टर ऑफ बेसिस, एन फैक्टर ऑफ बेसिस
बेसिस का n फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस, यानी उनका एसिडिटी, जितने OH आयन वो रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोड्यूस मतलब दे सकते हैं सॉल्यूशन में, वो उनका n फैक्टर होता है। तो NaOH का n फैक्टर बताओ बच्चों, व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ NaOH? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड n फैक्टर 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड n फैक्टर 3। कॉपर हाइड्रोक्साइड n फैक्टर 2। समझ गए? तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन होते हैं n फैक्टर बेसिस में। तो ये समझ में आ रहा है बच्चों तुम लोगों को? टेस्ट की तैयारी कर ली तुम लोगों ने? टेस्ट 3 बजे है और तुम्हें आईडी पासवर्ड तो मिले हुए ही हैं। जिसे कोई प्रॉब्लम आ रही है वो रवि सर से बात कर लेना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो PDF भी सेंड करेंगे, PDF से कर लेना टेस्ट, ठीक है? चलो अब आज के लिए इतना ही, रिवाइज करके रखना इसे, ठीक है?